गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं फंक्शन। ये सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक है जो रिलेशन के बाद आता है। तो फंक्शन को जानने से पहले हल्का सा रिलेशन को रिवाइज करते हैं। रिलेशन क्या होता है? इट इज़ अ सबसेट ऑफ, ये सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ये ए क्रॉस बी क्या चीज़ होती है? मेरे पास कोई भी दो सेट होते हैं ए और बी, मुझे उन दोनों सेट का पहले कार्टेशियन करना होता है, तो वो निकलता है ए क्रॉस बी। हम जब कोई रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ पेयर निकालते हैं तो जितने भी पेयर बनते हैं वो ए क्रॉस बी के सबसेट बनते हैं। इट मीन्स फाइनली एक रिलेशन की डेफिनेशन ये निकलती है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ, यहाँ पर जो बात होती है वो ऑर्डर्ड पेयर की बात होती है। इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ तो किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करना होगा? कोई भी जब भी हम कोई फॉर्म लिखते हैं तो सबसे पहले सेट की ब्रैकेट बनाते हैं। एक्स वाई कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसके अंदर जो एक्स है वो लिया गया है ए सेट के सभी एलिमेंट के साथ। मतलब पहले मान लेते ए के सेट के अंदर 5 एलिमेंट है, पहले 1 को लिया, फिर 2 को लिया, फिर थर्ड एलिमेंट को लिया, फिर फोर्थ को, फिर 5 को। फिर वाई वाले एलिमेंट मतलब जो पीछे वाला एलिमेंट है, पीछे वाला मतलब जो पेयर के अंदर बाद वाला एलिमेंट है, वो हमेशा बिलोंग करेगा पी सेट के साथ। मतलब उसके जो भी एलिमेंट वहाँ पे लेके चलेंगे वो सारे के सारे बी सेट से कैरी किए जाते हैं। एक्स आर वाई का मतलब है एक्स का रिलेशन है, आर मतलब रिलेशन, एक्स का रिलेशन है वाई के साथ, मतलब इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ कोई ना कोई रिलेशन है। रिलेशन फंक्शन कब होगा? देखिए, फंक्शन डायरेक्ट कभी कोई फंक्शन बताया नहीं जाता, पहले उसकी कुछ कंडीशंस होती है कि किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन कब कह सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ये आती है कि जो हम डोमेन लिखते हैं रिलेशन के अंदर वो सारे के सारे ए सेट के अंदर होने चाहिए। मतलब ए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। अगर ए सेट में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा बच जाता है तो कभी भी फंक्शन नहीं कहलाता। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है? किसी भी रिलेशन के अंदर सेट ए का एलिमेंट 2 टाइम्स नहीं आना चाहिए। किसी भी रिलेशन के अंदर सेट ए का एलिमेंट, सेट ए का एलिमेंट मतलब जो भी हम सेट बना के चलते हैं ये 2 बार नहीं आना चाहिए, का एलिमेंट 2 बार नहीं आना चाहिए। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास कोई भी 2 सेट है, इस सेट के एलिमेंट ए बी सी है, मैंने ए सेट लिया, इस सेट के एलिमेंट 1 2 3 है, मैंने बी सेट लिया। इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। सबसे पहली बात, ये डोमेन का काम करता है और ये रेंज का काम करता है। अब दिमाग में क्वेश्चन उठता है यहीं कि डोमेन और रेंज क्या होती है। मैंने एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे लिखी है, एफ एक्स एक्स का स्क्वायर एक फंक्शन मानते हैं। यदि मैं एक्स की जगह पे 1 रखता हूँ तो यहाँ भी 1 आता है, यदि मैं 2 रखता हूँ तो यहाँ 4 आता है। जो वैल्यू हम डालते हैं अपनी तरफ से उसे डोमेन कहते हैं, जो वैल्यू निकल के आती है वो हमेशा रेंज कहलाती है। डालने वाली चीज़ डोमेन कहलाती है, निकलने वाली चीज़ रेंज कहलाती है। तो इस एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं, इस डोमेन की ये वाली इमेज है, इस डोमेन की ये वाली इमेज है और इस वाले डोमेन की ये वाली इमेज है। मतलब इस सभी डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे गए हैं उन सब की अपनी अपनी एक इमेज है। कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है, इसे हम फंक्शन कह सकते हैं। कोई भी एलिमेंट है इस रिलेशन के अंदर, कोई भी एलिमेंट 2 टाइम्स नहीं लिखा गया। अगर मैं इस एग्जाम्पल में देखूँ, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बच रहा है। रिलेशन की डेफिनेशन ये कहते हैं कि हर एक एलिमेंट की अपनी एक इमेज होनी चाहिए। चाहे बेशक से कोई भी एलिमेंट रेंज के अंदर बच जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फंक्शन के ऊपर, बट कोई भी एलिमेंट रेंज में डोमेन में नहीं बचना चाहिए। रेंज की कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ये भी फंक्शन की डेफिनेशन है। थर्ड, मेरे पास कोई डोमेन है, कोई रेंज है, ज़रूरी नहीं कि आमने सामने की ही रेंज कहलाती है, बट इसकी रेंज यहाँ पे भी हो सकती है, इसकी रेंज यहाँ पे भी हो सकती है। इस डोमेन की ये वाली रेंज हो गई, इस वाले की यहाँ पे हो गई, इस वाले की यहाँ पे हो गई। इट मीन्स सभी डोमेन की कोई ना कोई रेंज है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि कोई भी डोमेन 2 बार नहीं आना चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल, ये फंक्शन है। फोर्थ एग्जाम्पल में चलते हैं। इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बच रहा है। डोमेन के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। मेरे पास ये ए सेट है, ये कोई बी सेट है, इसकी रेंज ये है, इसकी रेंज ये है।
अगर मैं पेयर की फॉर्म में लिखूं तो ए की 1 बी की 1। मैंने स्टार्टिंग में बात बोली कि कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आपका जो डोमेन है वो 2 टाइम्स नहीं आना चाहिए, 2 से ज़्यादा टाइम्स नहीं आना चाहिए। रेंज बेशक से आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट डोमेन 2 बार नहीं होना चाहिए। ये भी फंक्शन की डेफिनेशन है। इसके पास चलते हैं। मेरे पास एक डोमेन है, एक मेरे पास कोई ना कोई रेंज है। हर एक डोमेन की अपनी एक इमेज है। इसकी इमेज है, इसकी ये इमेज है, इसकी इमेज है। अगर मैं इस रिलेशन को पेयर की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ A1 B1 C1। कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है एंड हर एक की अपनी एक इमेज है। तीसरी बात, कोई भी डोमेन 2 बार नहीं लिखा गया। ये भी फंक्शन की डेफिनेशन है। इट मीन्स ये भी एक फंक्शन का पार्ट है। इस एग्जांपल में आते हैं। इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये भी है। इट मीन्स ए की इमेज 1 भी है और ए की ही इमेज 2 भी है। बाकी तो और भी एलिमेंट है, फिलहाल इन्हीं से ही बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा तो कोई बच नहीं रहा, बट जो सेकंड कंडीशन है वो ये कंडीशन होती है कि कोई भी डोमेन 2 बार नहीं आना चाहिए। यहाँ पर ये वाला डोमेन 2 बार आ रहा है, इट मीन्स ये हमारा फंक्शन नहीं है। ये जो एलिमेंट है ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, इट मीन्स ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन से बाहर है, तो इसे हम फंक्शन नहीं कह सकते। तो फाइनली मैं आपको फिर बताता हूँ फंक्शन होता क्या है। फंक्शन बेसिकली रिलेशंस के अंदर से निकाला जाता है जब भी हम कोई पेयर बनाते हैं या कोई भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं कोई भी अपने सिस्टमेटिकली पॉइंट्स को, तो वहाँ पर कोई भी डोमेन एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, हर एक की एक इमेज होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है कि कोई भी डोमेन, जब हम रोस्टर फॉर्म में कोई रिलेशन को लिखते हैं तो कोई भी डोमेन 2 या 2 से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए। ये कंप्लीट डेफिनेशन होती है फंक्शन की। इसके बाद स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट आता है आइडेंटिटी फंक्शन। एक फंक्शन है सच दैट x टेंड्स टू y, मतलब x डोमेन का काम करता है और y हमेशा रेंज का काम करता है। f(x) इज इक्वल टू x, मैंने कोई एक फंक्शन को रिप्रेजेंट किया। यदि हम x की वैल्यू 1 डालते तो रेंज भी 1 मिलती है। यदि हम 2 डालते तो रेंज हमें 2 मिलती है। यदि हम x की जगह पे 3 डालते तो रेंज हमें 3 मिलती है। इट मीन्स जो भी हम डोमेन को डाल रहे हैं वही हमें रेंज मिलती है। अगर मैं 4 डालता हूँ तो रेंज भी मुझे 4 मिलती है, 5 डालता हूँ तो मतलब मुझे 5 मिलती है। देखिए नाम से भी क्लियर है, फंक्शन को जानने से पहले फंक्शन को उनके बिहेवियर से भी बताया जा सकता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल होते हैं सेम। सेम का मतलब जो डोमेन है वही हमेशा रेंज हो, उसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। देखिए ग्राफिकली अगर हमें इसे देखना हो तो f(x) इज इक्वल टू x एक फंक्शन था, आइडेंटिटी जो मैंने ऊपर लिखा था। यदि मैं x की जगह पे 0 डालता हूँ तो y भी 0 निकलता है। y का मतलब f(x) ही होता है। 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, -1 पे -1, -2 पे -2, -3 पे -3 आता है। ग्राफिकली अगर इसे बनाओ, 1 1 पॉइंट यहाँ पे होता है, 2 2 पॉइंट यहाँ पे होता है, 3 3 यहाँ पे होता है, -1 यहाँ पे होता है, -2 यहाँ पे होता है, -3 यहाँ पे होता है। इन सभी पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो एक लाइन बन के आती है। तो फाइनली क्या कंक्लूड निकलता है आइडेंटिटी फंक्शन से, एक ऐसा फंक्शन जो हमारा डोमेन और रेंज सेम वैल्यू दिखाए। जो वैल्यू हम डोमेन में डालते हैं या जो वैल्यू हम डालते हैं वही हमें रेंज के रूप में मिले, उसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। सेकंड फंक्शन आता है कांस्टेंट फंक्शन। f एक फंक्शन है x टेंड्स टू y, जो x है वो डोमेन का काम करता है और जो y है वो रेंज का काम करती है। एक फंक्शन लिया दैट इज c। देखिए फंक्शन का नाम कांस्टेंट फंक्शन है। इट मीन्स मैं जो भी फंक्शन लूँगा उसे कांस्टेंट टर्म में लूँगा। मैंने कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू रख दी c, यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बट दैट शुड बी अ कांस्टेंट। यदि मैं x की जगह पे 1 रखता हूँ तो शायद इस c के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें x नहीं है। मैं 2 रखता हूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना 5 पे, ना 6 पे, ना 0 पे, ना -1 पे, ना -2 पे, ना -3 पे। इट मीन्स मैंने कितने डोमेन रख के देख लिए लेकिन रेंज सभी की सेम मिल रही है, दैट इज c। अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ, मैंने एक टेबल बनाई यहाँ पे, 0 पे भी c पॉइंट आया था, 1 पे भी c था, 2 पे भी c, 3 पे भी c, 4 पे भी c, 5 पे भी c, -1 -2 -3 सभी के अंदर जो है वो मेरी रेंज c थी। ग्राफिकली मैंने इसको बनाया 1 पे c, 2 पे c, 3 पे c, 4 पे c, 5 पे c, क्योंकि मैंने c जो पॉइंट लिया वो अपनी
एफ एक्स लाइन पे लिया है, -1 पे सी, -2 पे सी, -3 पे सी। मैंने इन सभी पॉइंट को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने से एक लाइन बनी, वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। इसे कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। मींस कहीं भी फंक्शन आपका चेंज नहीं हो रहा है, जैसे जैसे डोमेन बढ़ा रहे हो आपका रेंज बदल नहीं रहा है, आपका रेंज सेम चल रहा है। इस फंक्शन को कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। थर्ड आता है मेरे पास पोलिनोमियल फंक्शन, एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई। एक कोई भी पोलिनोमियल फॉर्म मैंने लिखी, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ डैश 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 an(xn) तक। ग्राफिकली समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा फंक्शन लिया, दैट इज एक्स का स्क्वायर। टेबल बनाई, यदि x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 0 आता है, +1 या -1 रखते हैं तो 1 आता है, +2 या -2 रखने पर 4 आता है, और +3 या -3 रखने पर 9 आता है। इन सभी पॉइंट को लिखा, इधर भी, इधर जैसे जैसे हम ग्राफिकली बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, सभी को मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने से ये एक कर्व बना, इसे पैराबोलिक कर्व भी कहते हैं। ये एक कर्व बना, ये पोलिनोमियल फंक्शन का एक कर्व कहलाता है। अगर क्यूब होता तो क्यूब टाइप का कर्व बनता। लाइक अगर y = x की क्यूब होता या fx = x की क्यूब होता, हम इसके पॉइंट रखते, पॉइंट रखने के बाद जो भी हम कर्व बनाते वो इस तरीके का बनता। ये सब पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर आते हैं। क्लियर है? फोर्थ है रैशनल फंक्शन। A rational function can be expressed in form of fx that is equal to px upon में qx। जैसे हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, a rational number which can be expressed in terms of p by q where q is not equal to 0 and p and q are integer number। सिमिलरली इस तरीके से है ये fx, जब भी हमें px upon qx की फॉर्म में मिले उसे हम रैशनल फॉर्म कहते हैं या रैशनल फंक्शन कहते हैं। जो नीचे वाला पार्ट है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है तो ये कभी भी फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता। अब ये दोनों फंक्शन किस टाइप के होते हैं? ये हमेशा पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं। क्लियर है? इसके बाद आता है इवन फंक्शन। देखिए ये बड़ा समझने लायक है, इवन और ओड। अ फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ fx = f-x। क्या मतलब निकलता है, इससे देखते हैं। कोई भी फंक्शन आपके सामने है, आपको बताना है ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। क्या करना है, x को हटाकर -x रखना है। यदि x को हटाकर -x रखा और क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वापस से सेम फंक्शन बन जाता है, उसे इवन फंक्शन कहते हैं। लाइक यहाँ पे देखते हैं, ये x की पावर 4 थी, आपने -x रखा और इसकी पावर 4 किया, तब भी सेम रहा। तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें x की वैल्यू -x डालने पर क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, उसे इवन फंक्शन कहते हैं। ओड फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी ओड फंक्शन इफ fx = माइनस टाइम्स f of -x। इट मीन्स हम x की जगह पर -x रखें और क्वेश्चन पे नेगेटिविटी का फर्क आ जाए, उसे ओड फंक्शन कहते हैं। fx मेरे सामने x की क्यूब था, मैंने माइनस रखा तो ये -x की क्यूब आया, मतलब जो पॉजिटिव में था वो नेगेटिव में आ गया। इट मीन्स ये फंक्शन ओड फंक्शन कहलाता है। fx = sin x। आपने x की जगह -x रखा, ये बन गया sin of -x। नेगेटिव साइन का बाहर आ जाता है, ये हो गया -sin x। पहले फंक्शन sin x रखा, -x डालने पर नेगेटिविटी बाहर आ गई। इट मीन्स ये फंक्शन कहलाता है ओड फंक्शन। क्लियर है? दोबारा फिर सुनिए, इवन और ओड। इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिस फंक्शन में x की वैल्यू डालने पर फंक्शन आपको सेम मिल जाता है। जब हम x को -x डालते हैं तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो इवन फंक्शन कहलाता है। ओड फंक्शन क्या होता है, जब हम x की जगह पर -x रखते हैं और क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव लग जाते, उस फंक्शन को ओड फंक्शन कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है सिग्नम फंक्शन। फंक्शन नंबर 7, दैट इज सिग्नम फंक्शन। fx = देखिए ये मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, इसको पढ़ते किस तरीके से पहले वो देखते हैं। यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो हमेशा fx 1 होगा। 0 से बड़ी कैसी भी हो, अगर कोई आपसे कहे कि यदि x की वैल्यू 1 हो तो फंक्शन कितना होगा, तो आप हमेशा 1 बताओगे। 2 पे भी 1 बताओगे, 3 पे भी 1 बताओगे, 4 पे भी 1 बताओगे। मतलब x की वैल्यू 0 से कुछ भी बड़ी आप ले लीजिए, लेकिन fx की वैल्यू आप हमेशा 1 बताओगे। 0 पे 0 बताओगे, और यदि 0 से छोटी लेके चलोगे तो आप हमेशा -1 बताओगे। इस तरीके के फंक्शन को हम कहते हैं सिग्नम फंक्शन। क्लियर है? देखिए यहाँ पे देखते हैं,
एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, अगर मैं 1 पे लूँ तब भी 1, 2 पे भी 1, 3 पे भी 1, समझ रहे मेरी बात, 3 पे भी 1, इन सभी को ज्वाइन किया, एक लाइन बनी यहाँ तक, 0 पे 0, ये हो गया 0 पे 0। अगर 0 से छोटी कोई भी वैल्यू आप लोगे, लाइक -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, तब हमेशा जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो -1 होगी। -1 पे भी -1, -2 पे भी -1, -3 पे भी -1, इन सभी को ज्वाइन किया, ये जो फंक्शन बना, इस टाइप का जो फंक्शन कहलाता है उसे हम कहते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम मीन्स इफ x is greater than 0, so the value of fx that should be equal to 1. If x is 0, so the value of fx is equal to 0. If x is less than 0, so the value of fx is equal to -1. नेक्स्ट आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल से, फिर इसको समझाते हैं। किसी भी मैं पहले बात कर रहा हूँ पॉजिटिव नंबर की। आपसे कभी भी कोई ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछे, ये एक फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये इस टाइप की ब्रैकेट भी होती है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसके अंदर कोई भी वैल्यू लिखी गई है और वो पॉइंट्स की फॉर्म में है, तो आफ्टर पॉइंट जो भी लिखा गया उसे इग्नोर कर दीजिए, जो पॉइंट से पहले उसे कंसीडर कर लीजिए। आपको राउंड ऑफ नहीं लेना कि ये राउंड ऑफ में तो ले लिया। अगर ये ऐसा भी होता लाइक 5.99999, तब भी आप पॉइंट के बाद की सारी वैल्यू ख़त्म कर देते और पॉइंट से वैल्यू कंसीडर कर लोगे। आपके पास कुछ भी हो सकता है 10.000001, तब भी आप पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लोगे। मीन्स जब भी आपको GIF निकालना हो किसी पॉजिटिव नंबर का, तो जो पॉइंट के बाद है उन सभी को इग्नोर कर दीजिए, चाहे वो उसके बिल्कुल टच में हो, चाहे वो उससे कितना भी दूर हो, आपको पॉइंट के बाद की सारी वैल्यू ख़त्म करनी है। क्लियर है। अगर कोई कंप्लीट नंबर है लाइक 1 है तो उसे आप 1 कहोगे, अगर वो 1.1 है तब भी आप उसे 1 कहोगे, पॉइंट के बाद ख़त्म करना है। ये बात होगी पॉजिटिव नंबर की। अब बात करें नेगेटिव नंबर की। लेट अस सपोज -3.5 है और आपको इसका ग्रेटेस्ट निकालना है। जब भी नेगेटिव का GIF निकालना होगा तो जो पॉइंट से पहले लिखा गया है इसमें एक आपको नेगेटिव की तरफ बढ़ाना होगा, मतलब इसे कहेंगे -4। अगर ये -3.1 होता तब भी इसे -4 कहेंगे। अगर कोई वैल्यू -5.9 है, पॉइंट से पहले जो लिखा गया है इसमें एक ऐड करना है नेगेटिव की तरफ, इट मीन्स ये हो गया -6। समझ गए होंगे। कोई भी वैल्यू -10.11 है, इसको क्या कहोगे, पॉइंट के बाद का कोई मतलब नहीं है, जो पॉइंट से पहले उसे नेगेटिव की तरफ एक बढ़ाना है, इसे कहते हैं GIF। देखिए मैंने अब एक फंक्शन को डिफाइन किया है। यदि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो बट 1 से छोटी हो तो उसकी GIF हमेशा 0 होगी। आप निकाल के देख लीजिए बेशक से। कैसे निकालोगे, इन्हीं एग्जाम्पल से। सपोज करो 0.5 है, आफ्टर पॉइंट खत्म 0। यदि x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो बट 2 से छोटी हो, उसकी GIF हमेशा 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी। इसी तरीके से ये मैंने लिखे गए हैं जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाए हैं। क्लियर है। अब इनको देखते हैं एक ग्राफिकली कैसे बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा था यदि x की वैल्यू ऐसे था तो इसे मैंने 0 माना था। इट मीन्स यदि x की वैल्यू 0 या 0 से 1 के बीच में हो तो fx हमेशा 0 होगा। मैंने यहाँ पे देखिए 0 और 1 के बीच में लिया और fx हमेशा 0 लिया। अगला मैंने लिया था इस तरीके का, यदि x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो बट 2 से छोटी हो तो उसे हम हमेशा 1 लिखेंगे। आप बेशक से यहाँ पे देखिए 1 और 1 से बड़ी 2 से छोटी तो उसे हमेशा 1 लिखेंगे। 2 या 2 से बड़ी बट 3 से छोटी उसे हम 2 लिखेंगे। इन सभी को हल्का ज्वाइन किया, ये जो फंक्शन कहलाता है इसे हम कहते हैं GIF फंक्शन। GIF बहुत काम आएगा 12th क्लास में GIF। चलिए एक टॉपिक करते हैं इसके बाद, डोमेन एंड रेंज के नाम से। किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे कैसे बता सकते हो। देखिए डोमेन का मैं एक सिंपल सी भाषा में एक मतलब बताऊं। डोमेन का मतलब होता है जो वैल्यू हम डालते हैं, डालना, और रेंज का मतलब होता है जो वैल्यू हमें रिसीव होती है।
क्लियर है? एफ एक्स आपके सामने मोड एक्स, मैं बात कर रहा हूँ पहले डोमेन की। अगर मैं इसमें आपसे ये कहूँ इसमें आप एक्स की क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप इसमें 1 भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, 0 भी डाल सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू तो कोई भी डाल सकते हो। बात फिलहाल डालने की हो रही है। आप डालने को तो नेगेटिव वैल्यू भी तो डाल सकते हो ना, -5 भी डाल सकते हो, -10 भी डाल सकते हो। तो डोमेन होता है ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हम डाल सकते हैं जिससे हमारा फंक्शन सोल्व हो जाना चाहिए। तो डोमेन क्या हुआ कि मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, और कुछ भी डालने को कहते हैं आर। आर मीन्स रियल नंबर। बात करते हैं रेंज की। रेंज होते क्या क्या वैल्यू निकल सकती है। हमें पता है एक मॉडुलस फंक्शन मिनिमम वैल्यू 0 देगा। क्या वैल्यू देगा? 0। 0 से छोटी क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मॉडुलस हर एक वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। तो मिनिमम वैल्यू 0 देगा, और मैक्सिमम तो कुछ भी दे सकता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आता है। समझ गए? लेट अस सपोज ये ऐसे होता एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। डोमेन की बात करूँ तो डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। डालने का पर्पज ये है कि वो सोल्व भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डाल रहे हो, डालने के बाद वो सोल्व होना चाहिए। रेंज क्या होगी? एक मॉडुलस फंक्शन मिनिमम वैल्यू 0 देगा, बट ड्यू टू दिस नेगेटिव, उल्टा हो गया सब कुछ। उल्टा मीन्स वो 0 देगा तो सही, बट वो मिनिमम नहीं होगी, वो मैक्सिमम का काम करेगी। तो इसकी रेंज क्या होगी? -इन्फिनिटी से 0। आप निकाल के देखिए। आपने सपोज करो यहाँ पे 50 रखा, 50 का मॉडुलस 50 होता है, बट ड्यू टू नेगेटिव वो तो -50 हो गया ना, और वो इसी के अंदर आएगा। इट मीन्स ये वैल्यू कभी भी 0 से बड़ी तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि बाहर नेगेटिव है, इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी। स्टूडेंट, ये फंक्शन का एक टॉपिक है। आपको फिर भी कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, किसी भी डोमेन और रेंज के क्वेश्चन आपको कराने हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। टाइप्स ऑफ फंक्शन, मैंने आज जो बेसिक्स टॉपिक पढ़ाया था वो टाइप्स ऑफ फंक्शन था, जिसमें हमने 5, 6, 7, 8 टाइप पढ़े थे। बहुत छोटे छोटे मैंने तरीके से पढ़ाया था आपको, कि आपको दिक्कत ना हो। सभी के मैंने एग्जाम्पल और ग्राफ भी साथ साथ लिए हैं। और फिर भी आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।